गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए दोस्तों, तो सेकंड चैप्टर से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर का वेटेज 12 मार्क्स का है और आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन इस चैप्टर से एग्जाम में आएगा ही आएगा और 100% प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। थ्योरी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है। मैं आपको जो मार्क करके दूंगा वो सिर्फ आप 2-3 बार पढ़ लेना। रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आपको मार्क करके दूंगा, वो सिर्फ 2-3 बार पढ़ लेना और फिर एग्जाम में वही लिख देना। बहुत ही कम चांसेस है थ्योरी क्वेश्चन आने के, लेकिन अगर आएगा, गलती से आ जाए तो मैं आपको प्रिपेयर करके छोड़ता हूँ। लेकिन मेन फोकस आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे होना चाहिए। अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। चलिए दोस्तों, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मतलब क्या? तो दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार के रहते हैं। एक तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा मतलब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को ही हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम देख सकते हैं कि सोल ट्रेडर जो है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, ये सारे हमने इनके फाइनल अकाउंट देखे हुए हैं। 11th स्टैंडर्ड में सोल ट्रेडर के और हम मेरे पिछले वीडियो में पार्टनरशिप फर्म के। इनका मेन एम प्रॉफिट अर्निंग रहता है, इसीलिए हम इसे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। लेकिन जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन रहता है, उनका मेन एम प्रॉफिट अर्निंग नहीं रहता। उनका मेन एम क्या रहता है? अल्टीमेट बेनिफिट टू सोसाइटी। मतलब ऐसा कुछ करना जिससे सिर्फ सोसाइटी का ही फायदा हो। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट अर्निंग उनका एम ही नहीं रहता। उनका प्रॉफिट अर्निंग एम भी होता है, लेकिन वो सेकेंडरी एम है। उनका सेकेंड एम प्रॉफिट अर्निंग रहता है। सेकेंड एम इज टू अर्न प्रॉफिट। उनका मेन फोकस रहता है कि सोसाइटी को बेनिफिट हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मैं मेरी स्कूल शुरू करूँ या कॉलेज शुरू करूँ, जिसमें मैं सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा नॉमिनल फी में, या आप बोल सकते हो कि लेस फी, कम फी चार्ज करके मैं सबको पढ़ाऊंगा। तो उससे सोसाइटी का ही फायदा होगा, जिस उससे एजुकेशन रेट सोसाइटी में बढ़ेगा। या सपोज मैं एक बैंक शुरू करता हूँ, जिसमें मैं सारे लोगों को जो नीडी है उनको लोन प्रोवाइड करूंगा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी में फंड फ्लो होंगे। जो पहले फंड फ्लो होते थे उससे ज्यादा फंड फ्लो होंगे और लोग उन फंड्स को अपने ग्रोथ में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इससे सोसाइटी का ही बेनिफिट होता है। या मैं और कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू करूँ जिससे सोसाइटी का बेनिफिट हो, तो मैं उसे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहूंगा। एग्जाम्पल के लिए स्कूल, ट्रस्ट, कॉलेज, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल भी हो सकता है, क्लब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ट्रायल बैलेंस बनाता है और फिर उन ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नॉन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। वो क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस की जगह पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब क्या, ये मैं आपको बता दूंगा, ये भी आगे जाके देखेंगे। वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं और फिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। और फिर नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करके बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो यह दो डिफरेंस हमने इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में देख लिए। अब अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। चलिए दोस्तों, बुक में क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ एक बार पढ़ लेना। नॉट इम्पोर्टेंट। एज their motive, their मतलब not for profit concern, their motive is not to earn profit. Not for profit concern do not prepare profit and loss account. Instead they prepare income and expenditure account. जैसे मैंने आपको पीछे बोला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। सिमिलरली, दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस बट दे प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट टू नोट द नेट वर्थ ऑफ द कंसर्न ऑन अ पर्टिकुलर डेट। बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है? क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड में या एक पर्टिकुलर डेट पे, उस डेट पे आपकी नेटवर्थ क्या थी, मतलब आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना था, ये देखने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कंसिस्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट।
मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। मैंने आपको बता दिया नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मतलब क्या, एक बार पढ़ लेना। रीड फीचर्स, ये भी पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कि नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। मीनिंग ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब क्या? द डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। यहाँ से शुरू करेंगे, ये भी कट कर दो। द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब क्या है? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको सब बताया है। द क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब डेबिट साइड पे रिसीट, जैसे यहाँ पे डेबिट ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस रहता है, डेबिट साइड पे रिसीट रहती है, एंड क्रेडिट साइड पे पेमेंट का कॉलम रहता है। एक पूरे अकाउंटिंग ईयर में मुझे जो जो रिसीट हुई है वो सारे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ, और जो जो खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है, मतलब मैंने जो पे किया है, वो मैं क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ पे जो रिसीट मुझे मिली है, सपोज मेरी इनकम 1 लाख रुपीज की हो गई, लेकिन मुझे सिर्फ 90,000 रुपीज मिले हैं, तो मैं यहाँ पे 90,000 रुपीज ही रिकॉर्ड करूंगा। ये कैश बेसिस पे बनाया जाता है, कैश बेसिस पे बनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसीट कॉलम, मतलब जो मिला है उतना ही रिकॉर्ड करना, और पेमेंट मतलब मैंने जितना पे किया है, तो 1 लाख रुपीज का खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन मैंने सिर्फ 50,000 पे किया है, तो मैं 50,000 ही रिकॉर्ड करूंगा पेमेंट कॉलम में, क्योंकि ये कैश बेसिस पे बनाया जाता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब इनकर हुआ है लेकिन पे नहीं किया, मेरी लायबिलिटी है, ऐसे ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किए जाते। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 1 लाख रुपीज का एक्सपेंडिचर हो गया है, लेकिन सिर्फ 50,000 का पे हुआ है, तो 50,000 ही रिकॉर्ड करूंगा। जो बाकी का 50,000 का क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन फॉर पर्टिकुलर पीरियड। ये जो मेरी रिसीट है एंड जो पेमेंट है, मतलब जो एक्सपेंडिचर है और जो इनकम है, वो कैश से भी हो सकता है और बैंक से भी हो सकता है, ऑब्वियस है। अगर मुझे कुछ मिला, इनकम हुई है, तो मुझे कैश से भी रिसीट हो सकती है और बैंक से भी रिसीट हो सकती है। मतलब इन शॉर्ट सारे कैश एंड बैंक के ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑल रिसीट्स आर शोन टू द डेबिट साइड एंड पेमेंट टू द क्रेडिट साइड। दिस अकाउंट स्टार्ट्स विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस एंड क्लोजेस विद कैश एंड बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर। आप नीचे इसका प्रोफार्मा देख सकते हैं, पेज नंबर 68 पे। यहाँ पे इसका प्रोफार्मा देख लीजिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ पे ओपनिंग में कैश इन हैंड एंड कैश एंड बैंक लिखा जाता है, फिर सारे रिसीट डेबिट साइड पर रिसीट कॉलम में लिखे जाते हैं, यहाँ पे सारे पेमेंट, और फिर एट द एंड कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का जो बैलेंस है, वो क्लोजिंग बैलेंस पेमेंट साइड पे लिखा जाता है। और दोनों साइड, जैसे ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड मैच होती थी, यहाँ पे भी दोनों साइड हमेशा टैली ही रहती है, कंपल्सरी मैच रहती है। Receipts. All receipts during a particular period are debited to receipt and payment account irrespective of the year for which they are received, irrespective of the year for which they are received। जैसे कैश बेसिस पे किस भी साल का रह सकता है, मुझे 1 लाख रुपीज मिले हैं, लेकिन उसमें से 80,000 की मेरी इस साल की इनकम है और 20,000 की अगले साल की इनकम है, लेकिन मैं 1 लाख रुपीज ही रिकॉर्ड करूंगा। और फिर वो बैलेंस शीट बनाते समय, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय, वो एसेट है या लाइबिलिटी है उसमें एडजस्ट कर दूंगा, जैसे हम प्रीपेड एडवर्टीजमेंट के बारे में करते थे। फॉर विच दे आर रिसीव्ड एंड इन रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, रेवेन्यू और कैपिटल। जो रिसीट हुई है, सपोज मैंने एक असेट बेच दिया, फिक्स असेट था मेरा, बेच दिया 10 लाख रुपीज में बेच दिया, तो मुझे 10 लाख रुपए मिले हैं, वो मेरी रिसीट है। अब जो 10 लाख रुपए है, वो 10 लाख रुपए मिले हैं, वो नॉन रिकरिंग रिसीट है, मतलब हर साल मुझे तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि असेट तो मैंने इसी साल बेच दिए। और कभी कभी असेट बेचा जाता है, हर साल बेचा नहीं जाता। ये फिक्स रिसीट है, जिसे आप कैपिटल रिसीट बोलते हैं। कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट मतलब रेवेन्यू इनकम, जो कुछ इंटरेस्ट मिला है, रेंट मिली है, या सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है, जो कुछ भी रेवेन्यू रिसीट है, वो सारे यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, रेवेन्यू और कैपिटल। सच रिसीट्स में बी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर और करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। ऑल रिसीट्स आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट।
सिमिलर केस पेमेंट साइड में। पेमेंट में भी अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे मैंने कोई असेट परचेज किया है, तो वो भी पेमेंट कॉलम में रिकॉर्ड होगा। और कोई अगर रेवेन्यू है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे रिकरिंग है, लाइट बिल बोल सकते हैं या शॉप एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, फूड एक्सपेंसेस, पेट्रोल एक्सपेंसेस जो हर साल होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। All payments made during a particular period are credited to receipts and payment account, irrespective of the period to which it related and irrespective of their nature, revenue or capital. Such payments may be related to previous year, current year or next year. अभी जो मेरा एक्सपेंडिचर हुआ है वो मैं कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करूंगा, वो इस साल का भी हो सकता है, पिछले साल का भी हो सकता है या अगले साल का भी हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय मैं इस साल का ही रिकॉर्ड करूंगा, यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड किया जाएगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ इस साल का रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो अगले साल का और पिछले साल का है वो असेट और लाइबिलिटीज में एडजस्ट किया जाएगा। ऑल आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये भी एक बार पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप्स ऑफ रिसीट। कैपिटल रिसीट मतलब क्या, जो एक बार ही मिलती है, नॉन रिकरिंग है। जैसे कि मैंने आपको बोला, मैंने कोई असेट बेच दी, तो या लाइफ मेंबरशिप फीस एक बार ही मिलती है, फिर वो बंदा हमारे हमारे यहाँ पे मेंबर हो जाता है, फिर से हम उसके पास से फीस चार्ज नहीं करते। रेवेन्यू रिसीट मतलब रेंट, इंटरेस्ट रिसीट, सब्सक्रिप्शन जो रिकरिंग है, हर साल, रिकरिंग मतलब हर साल इनकर होती है। टाइप्स ऑफ पेमेंट सिमिलरली कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये भी पढ़ लेना। तो हमने प्रोफार्मा देख दिया। फिर मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब क्या। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब क्या। तो दोस्तों हमने अभी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट देखा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है जो सिर्फ इनकर हुआ है, या सारी इनकम रिकॉर्ड की जाती है जो मिली है। लेकिन रिसीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो इस साल का है वो सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, और जो अगले साल का है या पिछले साल का जो मिला है या जो मैंने इनकर किया है वो मैं रिकॉर्ड असेट या लाइबिलिटीज में एडजस्ट करके ले लेता हूँ। जैसे कि सपोज मेरी इनकम 1 लाख रुपीज की हुई है, उसमें से 80,000 सिर्फ इस साल की है, तो मैं रिसीट साइड पे पूरी 1 लाख रुपीज रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ 80,000 रिकॉर्ड करूंगा, और जो रेस्ट 20,000 है वो अगर पिछले साल की है या अगले साल की है तो सिमिलरली असेट या लाइबिलिटीज में एडजस्ट कर दूंगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाया जाता है, नेट प्रॉफिट, यहाँ पे सरप्लस कह सकते हैं, सरप्लस कैलकुलेट करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। सरप्लस प्रॉफिट है या लॉस है। Meaning, income and expenditure account is a summary of revenue income and revenue expenses of a particular period. It is similar to profit and loss account. एक्चुअल बेसिस पे बनाया जाता है। सेम डेबिट साइड पे सारे लॉस एक्सपेंडिचर जो लॉस हुआ है या एक्सपेंस हुआ है, और क्रेडिट साइड पे सारी इनकम। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। All revenue expense or losses of current year are debited, and revenue income or gain of current year are credited to this account. Only of current year यहाँ पे देख सकते हैं are credited to this account. Income, income मतलब क्या, in income and expenditure account only revenue incomes or gains of the current year are credited. Examples: subscription received, interest or rent or sundry receipts, etc., etc. General donation received, tuition fees received, etc. इनकम रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर ऑफ अ नेक्स्ट ईयर नॉट टेकन इनटू दिस अकाउंट, इस अकाउंट में नहीं लिया जाता, वो ये असेट या लायबिलिटीज में बैलेंस शीट में एडजस्ट कर देते हैं। हाउएवर ऑल इनकम्स पर्टेनिंग टू करंट ईयर whether received or not are received during the previous year for this year are taken into account. On the other hand, outstanding income and pre-received incomes of current year are considered. मतलब इस साल की मेरी इनकम 1 लाख रुपीज है, लेकिन मुझे सिर्फ 80,000 ही मिली है, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल में बोला, और 20,000 की अभी भी मिलनी बाकी है। ले तो मैं रिकॉर्ड तो करके रखूंगा, और जो 20,000 की इनकम है वो मैं असेट साइड पे दिखाऊंगा, सॉरी लाइबिलिटी, हाँ असेट साइड पे दिखाऊंगा, क्योंकि वो अभी मेरी इनकम तो है लेकिन मुझे मिली नहीं है। एक्सपेंडिचर, ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस
Expenditure. Only revenue expenses of current year are debited to this account. Items of expense of not for profit concern may differ from concern to concern. सिर्फ करंट ईयर का सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, सिर्फ करंट ईयर के। एक्सपेंसेस पेड फॉर प्रीवियस ईयर और फॉर नेक्स्ट ईयर आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। सिमिलर जैसे इनकम में देखा, however all expenses pertaining to current year, whether actually paid or not paid during the previous year or current year, are taken into account. In other words, outstanding expenses and prepaid expenses during previous year are also considered. जैसे मेरा एक्सपेंस 1 लाख का हुआ है, लेकिन मैंने सारा का सारा पे नहीं किया, लेकिन मैं रिकॉर्ड तो करूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सारा एक्सपेंस बुक करके रखूंगा, क्योंकि आगे जाके मैं पे तो करने वाला हूँ। और एक्चुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक हिस्सा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं वो हम हमेशा एक्चुअल बेसिस पे बनाते हैं, इसीलिए वो सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड तो करने ही पड़ते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द कंसर्न। सरप्लस मतलब प्रॉफिट एंड डेफिसिट मतलब लॉस। सरप्लस मतलब प्रॉफिट एंड डेफिसिट मतलब लॉस। Excess of income over expenditure is known as surplus, while excess of expenditure over income is known as deficit. If there is a surplus, it is added to capital fund. Capital fund मतलब same as capital account. हम पार्टनरशिप में एंड सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल अकाउंट बनाते थे, उसे यहाँ पे कैपिटल फंड करके नेम दिया गया है। एंड इफ देयर इज अ डेफिसिट, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल फंड। फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सिर्फ एक बार पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का प्रोफॉर्मा है, देख लीजिए। यहाँ पे डेफिसिट या सरप्लस कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये भी एक बार पढ़ लेना, आपके नॉलेज के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम में दिए। प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद वही सरप्लस या डेफिसिट बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है और फिर बैलेंस शीट बनाई जाती है। अब इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। दोस्तों, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमने देखा कि ट्रायल बैलेंस की जगह पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। ये ट्रायल बैलेंस, उसकी जगह पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, तो उसके भी सारे कंडीशन सेम रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट साइड पे क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के सारे जो बैलेंस है उनका सिर्फ एक ही इफेक्ट जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो सिमिलरली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के केस में उनका भी सिर्फ एक ही इफेक्ट जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। अगर वो रिसिप्ट के केस में अगर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट में गया, तो वो इनकम के साइड पे ही जाएगा, क्योंकि रिसिट है, मतलब डेबिट साइड पे जाएगा। इनकम की साइड मतलब डेबिट साइड। और जो पेमेंट है उनका इफेक्ट अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में गया तो एक्सपेंडिचर साइड पे ही जाएगा, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंडिचर साइड मतलब क्रेडिट साइड। और अगर बैलेंस शीट में गया तो लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। उनके साथ सबके एक ही इफेक्ट जाएंगे। और जो एडजस्टमेंट है और हिडन एडजस्टमेंट मतलब इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, इसके आप हिडन एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं। हिडन एडजस्टमेंट, इनके टू इफेक्ट्स रहते हैं। टू इफेक्ट्स क्यों? तो ये भी मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। हिडन एडजस्टमेंट और जो एडजस्टमेंट रहते हैं, आप क्वेश्चन के नीचे देख सकते हैं। क्वेश्चन के नीचे एडजस्टमेंट दिए जाते हैं और हिडन एडजस्टमेंट भी होते हैं। तो जैसे कि 10% फिक्स डिपॉजिट, ये जो 10% है ये हमारी इनकम है। फिक्स डिपॉजिट की जो अमाउंट है उस पर 10% है इनकम, मतलब 1 लाख के ऊपर 10%, 10,000 ये हमारी इनकम है। तो हमें ये भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। ये मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय फिर से समझा दूंगा इसके टू इफेक्ट क्यों जाते हैं, हिडन एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट। फिर कैपिटल फंड। कैपिटल फंड मतलब सेम एज कैपिटल अकाउंट, सेम एज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि बैलेंस शीट कैसी रहती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन,
अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2.3.9a बेनिफिट। दोस्तों ये एक एक करके पढ़ते हैं। इसमें से जो इसमें से ज्यादा तो एडजस्टमेंट जो है वो हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में कवर कर दिए हैं, लेकिन फिर से एक बार रिपीट करते हैं ताकि ताकि आपको भी क्लियर हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या? जो एक्सपेंसेस इस साल के हैं लेकिन मैंने अभी तक पे नहीं किए, मतलब मैं अगले साल या और कभी पे करने वाला हूँ, और वो क्या करेंगे, और एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बोल सकते हैं, ऐड कर दूंगा और लाइबिलिटी साइड में दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी एक लाइबिलिटी है पे करने के लिए, मेरी लाइबिलिटी है। और ऐड इन आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर साइड पे क्योंकि एक्सपेंस है। फिर प्रीपेड एक्सपेंस, इसका उल्टा होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जो है उसका उल्टा प्रीपेड एक्सपेंस में। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस व्हिच आर पेड इन एडवांस, मैंने एडवांस में पे करके रख दिया है तो मैं एक्सपेंस में से लेस करूंगा, डिडक्ट द प्रीपेड अमाउंट फ्रॉम द एक्सपेंस, और वो एसेट साइड पे दिखाऊंगा क्योंकि मेरे लिए असेट है, मैंने एडवांस में पे करके रखा है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस एड इन एक्सपेंसेस, और दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है। जो प्रीपेड एक्सपेंस है उसका इसका उल्टा करेंगे, इसका उल्टा बराबर बरोबर इसका उल्टा कर देना। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेस करेंगे एक्सपेंस में से, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, और जो लाइबिलिटी साइड में दिखाया था यहाँ पे हम दिखाएंगे असेट साइड पे। सिमिलर केस हो जाती है एक्यूरेट इनकम, मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम, एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एडवांस इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब क्या, मेरी इनकम इस साल की इनकम है लेकिन मुझे अभी तक मिली नहीं, रिसीट नहीं हुई है। आउटस्टैंडिंग इनकम इज एडेड इन द कंसर्न इनकम, ये इनकम में ऐड की जाएगी और असेट साइड पे दिखाते हैं। ऐड इन इनकम एंड असेट साइड, तो इसका बराबर यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, लेस फ्रॉम इनकम एंड लाइबिलिटी साइड। यहाँ पे देख सकते हैं लाइबिलिटी साइड, अमाउंट ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज डिडक्टेड, मतलब लेस की जाती है फ्रॉम द कंसर्न इनकम इन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या? दोस्तों आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, इन सब का सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो ये पर ईयर लेना पड़ता है, मतलब रिकरिंग रहता है। एक ईयर का ले लिया, वो एक्सपायर होने के बाद अगले साल फिर से लेना, रिन्यू करना पड़ता है। तो जैसे ही जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न, उनका भी सब्सक्रिप्शन रहता है कि आप एक साल के लिए मेंबर सब्सक्रिप्शन पे करने के मेंबर बन सकते हो, फिर अगले साल आपको फिर से सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा। इसे ये रिकरिंग रहता है, इसलिए हम इसे रेवेन्यू इनकम कहते हैं, क्योंकि ये बार बार रिकर होता है। Subscription may be given periodically. All members have to pay subscription regularly.
मतलब एक महीने के लिए भी हो सकता है, एक साल के बिल के लिए भी हो सकता है। इट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमारा इनकम है। इन इनकम सब्सक्रिप्शन कैन बी क्लासिफाइड एज सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, इस साल का इस साल ही मिला हुआ, इस साल का अगले साल मिला, अगले साल का इसी साल मिला हुआ है, और पिछले साल का इस साल मुझे मिल गया। ये सब्सक्रिप्शन में बाइफरकेशन है। तो हम रिसीट साइड पे जो रिसीट है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, वहाँ पे रिसीट साइड पे जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैं इसी साल का जो इस साल का है वो ही सिर्फ रिकॉर्ड करता हूँ, पूरा रिकॉर्ड नहीं करता। जैसे कि अभी एडजस्टमेंट फॉर सब्सक्रिप्शन, ये लिख के रख दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर का भी, और ये मैं अभी जो बता रहा हूँ वो भी आपके नोटबुक में कॉपी कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन फ्यूचर, ये ऐड किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, मतलब इस साल का मैं ऐड कर दूंगा, वो मुझे इस साल मिला है, पिछले साल मिला था, या आगे जाके मिलने वाला है, अभी तक नहीं मिला आगे जाके मिलने वाला है, वो सब ऐड कर दूंगा। फिर उसमें से सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर, रिसीव्ड इन करंट ईयर, ये लेस हो जाएगा। ऑफ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, ये भी लेस हो जाएगा। और फिर जो अमाउंट आएगी वो हम ट्रांसफर कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर। दोस्तों ये जो एडजस्टमेंट है, ये पूरी एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में आएगी, एग्जाम में तो 100% आएगी, और टेक्स्ट बुक में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये एडजस्टमेंट है ही। ये रिसीट रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से जो मुझे मिला है,
फिर उसमें मैं ये एडजस्ट कर दूंगा और फिर जो बैलेंस आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। हम्म, आगे बढ़ते हैं। डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर दिखाते थे, मतलब यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट की डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर साइड। यहाँ पे नेम ऐसा दिया है लेकिन डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर अकाउंट रहता है, आपने देखा होगा। डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर, सिर्फ नेम ऐसा दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर साइड एंड क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड। से नेमिंग से कंफ्यूज मत हो जाना, इसका नेम ऐसा है मतलब यहाँ पे इनकम एंड यहाँ पे क्रेडिट साइड पे एक्सपेंडिचर आएगा, ऐसा नहीं है रहता। डिप्रिसिएशन जाएगा डेबिट साइड पे और फिर लेस कर देंगे असेट से, उस पर्टिकुलर असेट से वो लेस किया जाएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस मतलब क्या? फीस पेड बाय पर्सन हु इंटेंड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंट्रेंस फीस आर जनरली ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जाता है कि एंट्रेंस फीस 50,000 है, इसमें से हाफ कैपिटलाइज कर दो और हाफ जो है वो रेवेन्यू करके दिखा दो। तो रेवेन्यू की जो अमाउंट है वो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो रिमेनिंग 50% है, हाफ अमाउंट, वो हम लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे एंट्रेंस एंट्रेंस फंड करके। या या कैपिटल फंड में भी ऐड कर सकते हैं, 25,000 विल बी एडेड इन कैपिटल फंड। क्रिएशन ऑफ स्पेशल फंड आउट ऑफ डोनेशन। दोस्तों कभी कभी जो ट्रस्ट रहते हैं या ट्रस्ट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं उनको डोनेशन दिए जाते हैं। तो डोनेशन क्या करते हैं, इनडायरेक्ट इनकम करके दिखाए जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन कंपलसरी नहीं है, जो जनरल डोनेशन रहते हैं जो मुझे ऐसे ही मिल गया, कोई स्पेसिफिक रीजन के लिए नहीं दिया, तो मैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दूंगा। लेकिन मुझे एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसी का वो डोनेशन इसी पर्पस के लिए यूज करना है, इसके लिए मुझे डोनेशन मिला है। जैसे डोनेशन आर समटाइम गिवन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, द डोनर स्पेसिफाइज द पर्पस फॉर यूटिलाइजिंग द अमाउंट डोनेटेड बाय हिम। मतलब अगर वो डोनेशन करते समय बोलता है मुझे इससे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है या मुझे इससे कुछ प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो हम जनरल डोनेशन करके ट्रीट नहीं कर सकते, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, वो हम लाइबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। सच डोनेशन should be shown on liability side of balance sheet. Donation for building fund, donation for prize fund, donation for sports tournaments, etc. Such donation should be shown on the liability side of balance sheet. फिर उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। दोस्तों स्टेशनरी जैसे फ्यूल एक्सपेंस रहते हैं, शॉप एक्सपेंसेस रहते हैं, जो सारे एक्सपेंसेस रहते हैं वो स्टेशनरी भी एक एक्सपेंस है। तो हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया जाएगा कि स्टेशनरी के लिए आपका 10,000 एक्सपेंस हुआ, तो हम वो क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में 10,000 रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक्सपेंस डायरेक्टली नहीं दिया जाता, आपको ओपनिंग स्टॉक दिया जाएगा, स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक दिया जाएगा, और फिर परचेस कि मैंने 20,000 की स्टेशनरी परचेस किए। लेकिन 20,000 की स्टेशनरी परचेस तो किए, लेकिन वो मैंने पूरी यूज तो किए क्या? एक्चुअल बेसिस पे हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसमें से मेरा जो खर्चा इस साल हुआ है वो ही मैं रिकॉर्ड करता हूँ। जैसे मैंने 20,000 की परचेस तो कर दी, लेकिन 20,000 का मेरा खर्चा हुआ है क्या? तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ओपनिंग स्टॉक एड परचेस, फिर उसमें से लेस क्लोजिंग स्टॉक कर दूंगा। आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल, ये आपको कुछ नहीं रहेगा, ये आप शॉर्ट मतलब थोड़ी देर के लिए कैंसिल कर दीजिए। एड परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो उससे मुझे मिल जाएगा कि मैंने कितनी स्टेशनरी कंज्यूम किए। अब ये स्टेशनरी में प्रॉफिट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड पे दिखा सकता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है मैंने 20,000 की पूरी यूज की है, ऐसा भी हो सकता है मैंने सिर्फ 18,000 की यूज कर दी हो। तो इसीलिए ये वर्किंग नोट हमें बनानी पड़ती है।
ये कब बनानी पड़ती है? जब हमें ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया रहता है। अगर आपको सिर्फ स्टेशनरी का एक्सपेंस दिया है कि 10,000 स्टेशनरी में एक्सपेंस हो गए, तो आपको सिर्फ 10,000 रिकॉर्ड करने हैं। आपको ये वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। ये सब ध्यान में रखना। स्टेशनरी कंज्यूम इज टू डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिटेड मतलब एक्सपेंडिचर साइड पे, डेबिट साइड ये एक्सपेंडिचर साइड है। एंड क्लोजिंग स्टॉक एंड स्टेशनरी विल बी शोन ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। यस, सेम ट्रीटमेंट इज टू बी गिवन फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, मेडिसिन एक्सेट्रा। सिमिलरली यहाँ पे ऐसा भी रह सकता है, स्टॉक ऑफ मशीनरी, सॉरी मशीनरी नहीं, मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन या स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, उसका भी ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया जाएगा। तो आपको ये वर्किंग नोट करके मैंने कितनी मेडिसिन मेडिसिन कंज्यूम किए या मैंने कितने स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम किए वो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये पूरा आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ओपनिंग बैलेंस शीट। दोस्तों कैसे है, आपको हमें ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग अकाउंट दिया रहता था, लेकिन कभी कभी आपको कैपिटल फंड जो है उसका बैलेंस नहीं दिया होता होता है। मतलब पार्टनरशिप पार्टनरशिप अकाउंट में ऐसा ऐसी सिचुएशन नहीं आई, लेकिन आपको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि एग्जाम में आपको नहीं दिया जाएगा कैपिटल फंड का बैलेंस और आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अब हम कैसे करें, ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाएं? तो ये जो है, ये पेंडिंग में रख दीजिए एडजस्टमेंट। क्वेश्चन सॉल्व करते समय में ये एडजस्टमेंट आपको 100% क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपको अभी नहीं बता सकता, आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। तो आप इसे पेंडिंग, यहाँ पे पेंडिंग लिख के रख दीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर एंट्रेंस फीस हमने देख लिया, सब्सक्रिप्शन भी देख लिए, लीगल फीस। एंट्रेंस फीस का मैंने आपको बोला था कि एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज की जाती है, लेकिन आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया रह सकता है कि हाफ अमाउंट या 10%, 20%, कुछ भी अमाउंट है उतना कैपिटलाइज कर दो और रिमेनिंग रेवेन्यू करके ट्रीट कर दो। सब्सक्रिप्शन का भी डिस्कस हो गया। उसके बाद लीगसी। लीगसी मीन्स गिफ्ट रिसीव्ड अंडर द विल ऑन द डेथ ऑफ अ डोनर। अभी किसी की डेथ हो गई तो उस ये ऐसा हो सकता है कि उस जिसकी डेथ हुई है उसने पहले से ही बोल के रखा होगा कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो आप ही, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आप ही ले लेना, एज एन डोनेशन ले लेना, मुझे वो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। या डेथ होने के बाद उसके जो फैमिली मेंबर्स है वो कुछ गिफ्ट करके डोनेट करते हैं, दिस गिफ्ट में बी फॉर जनरल और स्पेसिफिक पर्पज, तो उसे हम लीगसी करके ट्रीट की करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं वो इसे लेगेसी करके ट्रीट करते हैं कि किसी की डेथ हो गई तो उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है या उसकी जो फैमिली मेंबर्स है उससे जो भी गिफ्ट करके अमाउंट मिली जाती है, गिफ्ट करके अमाउंट मिली जाती है, वो हम लीगसी करके ट्रीट करते हैं। वो भी जनरल या स्पेसिफिक पर्पज के लिए हो सकती है। अगर जनरल है मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं, जनरल ऐसे ही दिया हुआ है तो वो हम रेवेन्यू करके ट्रीट कर सकते हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक पर्पज है तो उसे हमें लाइबिलिटी साइड पे ही दिखाना पड़ेगा। इट शुड बी शोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। फिर लाइव मेंबरशिप फीस, ये वन टाइम पेमेंट रहता है, एक बार आपने पे कर दिया तो फिर उस पर्सन को फिर से पेमेंट करने की जरूरत नहीं। वो नॉन रिकरिंग इनकम है, वो ये रेवेन्यू करके नहीं, लाइबिलिटी साइड, ये लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड की जाती है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर। सेल ऑफ ओल्ड असेट, दोस्तों ये जो पूरा, ये भी पेंडिंग में रख दीजिए। पूरी वर्किंग नोट, पूरी एडजस्टमेंट पेंडिंग में रख दीजिए। आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज अ फंड क्रिएटेड आउट ऑफ एंडोमेंट फंड, बैलेंस शीट, एंडोमेंट फंड, ये सब हो गया। एंडोमेंट फंड, इट इज अ फंड created out of specific amount embarked, gifted or donated. The income of this fund is a specific income. आपको अगर कोई एंडोमेंट फंड दिया है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया जाता है तो वो लाइबिलिटी करके ट्रीट करना है। यहाँ तक सारे बेसिक कंसेप्ट हो गए दोस्तों। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। हम पिछले, चलिए दोस्तों, धन्यवाद।